कि सिंपली देखो, हमने देखते हैं कि गैसेस को हम डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो डिजॉल्व नहीं होती है वो। हमने छोटे में एक बहुत अच्छा खेल खेला होगा कि किसी बर्तन को उल्टा डालते थे पानी में, फिर सीधा करते थे तो पानी के बबल्स बनते थे। ये सब ने किया हुआ है ना। इसका रीज़न क्या है, जो गैस उस बर्तन में थी उसको जब हमने पानी के अंदर डाला तो वो डिजॉल्व नहीं हुई, उल्टा वो जब हमने उसको से प्रेशर हटाया तो वो निकली, और निकली तो उस पानी के क्या बना दिए उसने, बुलबुले बना दिए। मतलब गैसेस पानी में डिजॉल्व नहीं होती हैं, या फिर तब तक डिजॉल्व रहती है जब तक उस पर क्या करें, हम प्रेशर को अप्लाई करें। यही हेनरी का सिंपल सा लॉ है। वो कहते हैं जो मास है गैस का, किसी भी गैस का मास जो डिजॉल्व होगा वो उतना ही डिजॉल्व होगा जितना उसमें क्या लगाओ, प्रेशर। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आपके CO2 गैस डिजॉल्व होती है ना, तो वैसे डिजॉल्व नहीं गई, पहले नंबर तो उसको हाई प्रेशर पे डिजॉल्व किया गया है, और उस बोतल में भी वो किस प्रेशर पे क्लोज है, वेरी हाई प्रेशर। आप जब उसको खोलते होगे तो फटाक आवाज़ आती है ना, वो उसी हाई प्रेशर के कारण आती है, वो बहुत हाई प्रेशर पे क्लोज है आपके, है ना, आपकी जो CO2 गैस है। तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, उसके प्रेशर के, दैट इज हेनरी लॉ। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अनुज यहाँ आप लोगों को फोकस होना चाहिए आपका, हाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नहीं, वो खत्म हो गई हमारी, हेनरी लॉ। लिखिए इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो एक पंच लाइन हो गई, लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, यहाँ से लिखिए द अमाउंट, या आप मास भी लिख सकते हो, कोष्टक में आप मास लिख लें। द अमाउंट ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस it dissolve, the amount of gas it dissolve, the amount of gas it dissolve in given volume of solvent, in given volume of solvent, या आप लिक्विड भी लिख सकते हो। The amount of gas it dissolve in a given volume of solvent, in a given volume of solvent, is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the pressure of a gas at constant temperature, at constant temperature, at constant temperature and equilibrium, and equilibrium, and equilibrium, and equilibrium, and equilibrium। क्या कहता है लोग, किसी गैस का उतना ही अमाउंट डिजॉल्व होगा जितना उस गैस पे क्या लगाया गया होगा, प्रेशर। सिंपल सा लॉ है, पर इस फॉर्मूले से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगता है। इसका दूसरा फॉर्मूला आएगा, वो हम बताते हैं। इस बात को हम थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि सबसे कम सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किसकी होती है, गैसेस की। रीजन तो अपोजिट टू ग्रेविटी मूव करती हैं, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है आपकी। तो गैसेस को सॉल्युबल करना बहुत मुश्किल है, एक तो वो सॉल्युबल होंगी नहीं। अब उनको सॉल्युबल करना है तो उसकी रिएक्शन होना जरूरी है वाटर के साथ या लिक्विड के साथ या सॉल्वेंट द्वारा, तो वो रिएक्शन नहीं करती, तो प्रेशर लगा के रखना पड़ता है कि वो रिएक्ट कर जाए। तो बहुत हाई प्रेशर और बहुत लॉन्ग समय तक आप जब लगाते हो तब जाके वो डिजॉल्व होती है। और एक और चीज़, अगर उसको टेम्परेचर मिल गया या काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो जो घुली हुई गैस है वो फिर से बाहर करके निकल आएगी। जैसे आप लोग बोतल को सेक करते हो
तो पार्टिकल्स को गैसेस की क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो फिर वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है। तो आप देखते होंगे जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है वो भी बाहर निकल आती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर मिल गया तो उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उतनी ही गैस डिजॉल्व होगी जितना उस पर हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ गैस है ना, द अमाउंट ऑफ गैस इट डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। किस पे लेना है हमें, कांस्टेंट है, और हमारी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जानी चाहिए। मतलब अब रिएक्शन में रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड कैसी हो गई होगी, बराबर हो गई होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बना, यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो मास को आप स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, w से भी। वैसे मास तो हमें w से वेट में मेजर करना चाहिए तो w से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन स्मॉल m से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी क्लासेस में चाहे आप जैसे भी, क्योंकि आपकी जो मेन बुक है NCERT की उसमें स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और एक चीज़ और, कई लोग इसको यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हेनरी कांस्टेंट लिख देते हैं। इवन आप बुक देख लो, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हेनरी कांस्टेंट दिया गया है, पर वो हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखिए। हेनरी कांस्टेंट अभी आगे आएगा, हम बताएंगे क्या, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ गैस, नोट कर लीजिए इसको। तो ये इनका हेनरी का फर्स्ट इक्वेशन बन गया, लेकिन इससे एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व नहीं होगा। हम बताते हैं सबके सब न्यूमेरिकल किससे सॉल्व होंगे। पहला स्टेटमेंट यहीं से याद कर लोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम पे उतनी ही गैस घुलेगी जितना उस पर क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अब हमने आपको पहले बता दिया कि आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट लिखा है, पर ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, हेनरी कांस्टेंट अभी आगे आएगा, ठीक है। देखिए तो क्या होता है हेनरी कांस्टेंट, बताते हैं भैया। देखिए इसी के नीचे लिखिए, देखो सॉल्युबिलिटी को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रहा मतलब ज़्यादा घुला हुआ है सल्यूट, अगर किसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका सीधा सा मतलब सल्यूट क्या है, ज़्यादा घुला। तो किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में आप सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलिडिटी में, मोलिलिटी में, नॉर्मेलिटी में, मोल फ्रैक्शन में, ppm में, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म। सॉल्युबिलिटी को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में डिफाइन कर दीजिए, ठीक है ना। आपको किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में दी भी जा सकती है वो क्वेश्चन में, लेकिन आपके इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी मानी गई है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में मानी गई है ना। तो लिखेंगे इसी के नीचे, when solubility of gas is expressed in mole fraction। जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करोगे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। मोल फ्रैक्शन में मतलब मोल ऑफ गैस और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल मोल ऑफ, यही होगा ना मोल फ्रैक्शन। तो अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा निकल आया, इसका सीधा सा मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। हम यहाँ से भी तो कह सकते हैं, हम कंसंट्रेशन में भी निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, हम इनमें भी निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हमने कहा किसी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है मतलब पक्का उसका रेशियो ज़्यादा है, तब तो वो ज़्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा मतलब उसका रेशियो कम है। तो अब एक स्टैंडर्ड टर्म मान लिया गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस इन मोल फ्रैक्शन। तब ये हेनरी लॉ क्या कहता है, तब हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उस गैस का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। ये क्या लिखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के रेस्पेक्ट में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आ रहे हैं मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आ रही है।
अब इसमें क्या बोला है कि ये उस गैस के स्वयं के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगी। अब ये एटमॉस्फेयर, अब हम प्रेशर नहीं लगा रहे, हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चल रहे। हमने कहा कोई एक पॉन्ड है आपका, या कोई लेक है आपका, कोई रिवर है, वहाँ पर 3-4 गैसेस घूम रही है एटमॉस्फेयर में, O2 घूम रही, N2 घूम रही, CO2 घूम रही, इनर्ट गैसेस घूम रही। तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगी इसमें, बताओ? जिसका स्वयं का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका स्वयं का पार्शियल प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका अमाउंट ज़्यादा है, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। खुद का इसका हम कहते हैं 1 atm जो प्रेशर है उन सभी गैसेस के कारण आ रहा। तो इस 1 atm में जो 1/3 जो पार्ट आ रहा है आपका, 75% जो पार्ट आ रहा है आपका, वो किसका आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सॉल्युबल होगी आपकी? नाइट्रोजन। तो यही कह रहा है कि व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन मोल फ्रैक्शन और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, देन जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा उस गैस का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब अंश, अंश मतलब कई चीज़ों को मिला के एक पूरी चीज़ बनी, तो उसमें हर एक चीज़ अपने आप में अंश है। इसमें O2 का 21% अंश है आपका, 78% इसका है, फिर 0.1% में डिफरेंस, बहुत सारी गैसेस हैं। तो इन सब गैस का प्रेशर हमने बोल दिया 760 mmHg है, दैट इज 1 atm है। तो उन 760 mmHg में सबसे ज़्यादा mmHg या 1 atm में सबसे ज़्यादा जो 0.75 आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा होगा? नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? ये गैस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तो ये ज़्यादा डिजोल्व होगी। तो ये है इनका आपका एक्सप्रेशन, ये है मेन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से x हटाएं, x गैस, ठीक है, बार बार x गैस नहीं लिख रहे हम, x इक्वल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जैसे k, ठीक है ना। ए भी हेनरी कांस्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अ हेनरी कांस्टेंट। आप लिख सकते हो x गैस, p गैस सब लिख सकते हो, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस k को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/k, और यहाँ से क्या बचेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये जो 1/k होता है यही क्या होता है आपका? हेनरी कांस्टेंट। अगर k कांस्टेंट है तो उसका फ्रैक्शन भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। तो दिस इज अ हेनरी कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? P = KH और यहाँ से क्या बन जाएगा? x। अब ये फॉर्मूला आपकी बुक्स वगैरह में डायरेक्ट दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हो, नोट कर लीजिए। हाँ है ना, राउल्ट के ऊपर वहाँ P0A आता है, क्या आता है वहाँ पर? P0A आता है ना, P0A। तो ये हो गया आपका। आप डायरेक्ट देखो, हम आपको एक चीज़ बता दें, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, ये जो यहाँ निकाला हमने, क्योंकि इसी से पूरे न्यूमेरिकल लगने हैं आपके। P = KH × X, इसी से पूरे न्यूमेरिकल लगने हैं आपके, ध्यान रखिएगा। आप गैस गैस लिखना चाहते हैं सब में लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, गैस 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 गैस, ये है भाई जिससे न्यूमेरिकल लगेंगे आपके, दिस इज द फॉर्मूला। ये है हेनरी का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ सबसे आया है। एक तरीका और होता है, सिंपल तरीका, आप इसको शुरू से ही ऐसे लेके चलो। कैसे? हम बताते हैं कैसे। ऐसे लेके चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसे लेके चलो, और बस बिना दिमाग लगाए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ हेनरी कांस्टेंट ले आओ, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा आपको जो वहाँ बना दिया हमने। यहाँ हमने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उल्टा बोल दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक्स वगैरह में ऐसे ही दिया रहता है ऐसा, ठीक है। तो इसको सीधे हटाओ, सीधे हेनरी कांस्टेंट लिया, तो वही फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। असली सही तरीका ये है। अब आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम में आप चाहे ऐसे कराएं चाहे ऐसे कराएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्टली आप लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से KH हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो, बस कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा यहाँ तक। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे,
तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके सॉल्युबिलिटी के, है ना। थोड़ा सा स्टेटमेंट को अजीब गरीब तरीके से बोला गया है, तो वैसे ही लिखेंगे हम। तो लिखिए इसमें, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन, फ्रॉम अबव इक्वेशन आ सकता है हेनरी लो 2 नंबर में, या ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके। फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर that the partial प्रेशर समझ गए ना, उसका खुद का प्रेशर, है ना। जैसे कि एटमॉस्फेयर में खुद का प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, है ना। फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द पार्शियल प्रेशर of the gas is directly proportional to its mole fraction। कोष्टक में लिख लीजिए सॉल्युबिलिटी। रटनी नहीं है भाई, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से लिखना चाहते थे जहां हमने ये लिखा था, तो आप ऐसा लिख सकते थे, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। यहाँ हमें बोल रहे हैं किसी गैस की पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा उसकी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी। यहाँ हमें बोल रहे हैं किसी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। आप कैसे भी बोल सकते हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये है हेनरी का मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट KH को क्या बोलते हैं हम, ध्यान रखिएगा, हेनरी कांस्टेंट। कैसे, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का कांस्टेंट नोट करते चलिए, हेनरी कांस्टेंट। बताओ हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, अपोजिट का। अगर KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, है ना। इसको ऐसे देख लें हम, देखें हम तो P/X इक्वल KH, मतलब कैसा जा रहा है, रेसिप्रोकल का, है ना। तो हेनरी कांस्टेंट में पहले हम ये ध्यान रखना कि जो सॉल्युबिलिटी होगी और जो हेनरी कांस्टेंट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो KH रेसिप्रोकल है सॉल्युबिलिटी गैस के, है ना। तो पहली तो एक चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यूनिट बताओ कि हेनरी कांस्टेंट की यूनिट कोई बता सकता है। ये तो अपने आप में एक कांस्टेंट है ना। सॉरी, ये तो मोल, हम गलत भूल गए, ये तो मोल फ्रैक्शन, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो सिंपल फ्रैक्शन होता है मोल्स का। अब KH किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के, मतलब KH की यूनिट वही होगी जो किसकी होगी, प्रेशर की होगी, है ना। तो यूनिट देखिए KH की यूनिट ATM बार mmHg
mm, hg, टॉर, पास्कल, बहुत सारी हो सकती है ना, mhg, टॉर, पास्कल। ठीक है, अभी इसमें हम संबंध रिलेशन लिखवा देंगे लास्ट में, पहले केएच की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जल्दी से। देखो आपके 2 नंबर में आए, तो पहला वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, और जल्दी से ये बीच का रिलेशन अच्छे से याद, टाइम इसमें टाइम नहीं लगाना है, मैं परेशान, बीच का रिलेशन बहुत अच्छे से याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसी को याद करो। सीधे लिखा पी गैस प्रोपोर्शनल एक्स गैस, पी गैस प्रोपोर्शनल का साइन उठाओ के एच गैस ना, ये भी कोई तरीक गलत नहीं है, ये भी सही है ना। वैसे भी ड्राइव कर सकते हो, ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अब के एच की प्रॉपर्टी लिखते हैं, डालिए दी प्रॉपर्टीज ऑफ के एच। प्रॉपर्टीज ऑफ के एच, प्रॉपर्टीज ऑफ के एच, प्रॉपर्टीज ऑफ के एच। पहला ध्यान रखिएगा, अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। जो गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होगी उसके लिए के एच की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि हमने अभी अभी तो देखा के एच का और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए के एच की वैल्यू क्या होगी, कम, और जिसका के एच ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना, ये ध्यान रखना है आपका। तो सबसे पहले ध्यान, पहला पॉइंट लिखिए, depends upon nature of gas। या फिर आप ये ले सकते हो, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट आपको क्या रखना है, सेकेंड ध्यान रखना है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही बोली हमने कि टेम्परेचर से इसकी सॉल्युबिलिटी गैस की, देखो सॉलिड की तो बढ़ती है, आप गर्म पानी में सॉल्ट डिजॉल्व करोगे, कोल्ड पानी में किस में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, गर्म में, गर्म में तेज डिजॉल्व होगा ना सॉल्ट, तो सॉलिड की तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है लेकिन गैसेस की घट जाती है टेम्परेचर के द्वारा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस की क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो बहुत तेज़ी से एस्केप कर जाएंगी आपके सोल्यूशन से। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होती है, डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज करने पर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी घट रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी घट रही है। अच्छा के एच को इंक्रीज करे तो अभी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब हो गया इन दोनों के, इसके बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी घट रही है और इसके बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी घट रही है, मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा होगा, मतलब के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, है ना, एक्स गैस। है ना, ये लिख लीजिए अच्छे से, ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि के एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा बढ़ती है। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के एच विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा।
क्या KH की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? यस, टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो लिखिए सॉल्युबिलिटी तो कम टेम्परेचर में ज़्यादा है। हाँ, गैसेस की। किसकी? सॉलिड की कम टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं होती, गैसेस की कम टेम्परेचर में ज़्यादा होती। तो वही तो लिखा है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से क्या हो रही है, अगर बढ़ाओगे तो घटेगी ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, डिफरेंट गैसेस have different values of KH at different temperature, अलग अलग गैसें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग KH की वैल्यू शो करती हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो आपके एग्जाम में हेनरी लॉ आए तो सीधे आपको एक तो स्टेटमेंट ये लिखना है, प्रेशर ऑफ गैस, जल्दी से स्पीड से, और यहाँ पर K, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये आना चाहिए, एक्स गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आपका प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्स गैस आपको यहाँ पर, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एक्स के। अब आपको ये देख के जाना कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है कि यहाँ से, लेकिन फाइनली हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए? पी गैस इक्वल KH इंटू एक्स गैस। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो इतना। फिर जल्दी से लिखना है KH हेनरी कांस्टेंट, यूनिट प्रेशर की यूनिट होगी इसमें। KH रेसिप्रोकल है सॉल्युबिलिटी का, KH की वैल्यू बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी KH की वैल्यू बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। अलग अलग टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी? छोटी सी हेडिंग डालिए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। Limitations of Henry law. Limitations of Henry law. Limitations of Henry law. फर्स्ट देखिए, valid only in ideal condition, valid only in ideal conditions, that is low pressure and high temperature। देखो गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करने का के लिए आइडियल कंडीशन जो मानी गई है वो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर मानी गई है। बताते हैं क्यों। गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए जो आइडियल कंडीशन मानी गई है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मानी गई है। देखो हाई प्रेशर पे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, हाई प्रेशर पे अगर किसी गैस, जैसे हम आपसे कह दें आप एक हिल पे गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करिए और उसी गैस की सॉल्युबिलिटी आप ग्राउंड लेवल पे करिए, सी लेवल पे ज़्यादा आएगी, हिल पे कम आएगी, क्योंकि हिल पे हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग पाता। मान लीजिए एक गैसेस है, इतनी गैसेस द्वारा हमारे अर्थ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है? 180 mm। अब मान लीजिए हिल की ऊंचाई ये है आपकी माउंटेन की, तो अब हमारे ऊपर सब कितनी गैसेस का प्रेशर लग रहा है? इतनी गैसेस का पूरा प्रेशर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो क्या आएगी?
कम आएगी, यहाँ प्रेशर कम लग रहा है। आपसे कोई पूछ ले सांस लेने में कहाँ दिक्कत होती है, तो हिल पे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। गैसें हमारे ब्लड में डिजॉल्व नहीं हो पाती हैं। आप वहाँ सांस लोगे तो आपकी बॉडी में अच्छे से गैसें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगी, जबकि ये से एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहने की आदत है तो हमारी गैसें बढ़िया डिजॉल्व होती हैं आपकी। तो जितना आप ऊंचाई की तरफ जाओगे सॉल्युबिलिटी उतनी घटती जाएगी। अब आइडियल कंडीशन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर को क्यों माना गया है? अरे हाई प्रेशर पे हम किसी की भी निकालेंगे तो पहले ही से वो घुली हुई अवस्था में कुछ ना कुछ तो घुली होगी ना, तो प्रॉपर सॉल्युबिलिटी तो चेक कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि पहले ही से बहुत ज़्यादा घुली। अब हम एक प्रेशर लो रखेंगे और टेम्परेचर हाई, दोनों ही कंडीशन सॉल्युबिलिटी के विरुद्ध हैं, अपोजिट हैं। लो प्रेशर भी गैस की सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट नहीं करता और हाई टेम्परेचर भी अपोजिट है, सॉल्युबिलिटी और अब इस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी गैस की ये जो कंडीशन लगाई है सॉल्युबिलिटी के अपोजिट है। अब इस कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि कोई गैस सॉल्युबल हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए इस कंडीशन को क्या माना गया है, आइडियल। क्योंकि इसकी अपोजिट कंडीशन पे तो गैस डिजॉल्व हो ही जानी है, तो उस पर चेक करेंगे तो फिर हमें डेटा एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। ये वो कंडीशन है जो सॉल्युबिलिटी के विरुद्ध है, अपोजिट है। अब इस पर कोई चीज़ घुल रही है, मतलब सही में उसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है ना, तो आइडियल कंडीशन क्या मानी गई है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आप जो पूछ ले कि हेनरी लॉ कब लागू नहीं होता, तो स्टेटमेंट पढ़िएगा बहुत अच्छे से, वहाँ लिखा आ सकता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं होता है, फॉलो कब होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। फिर से देखो, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं होता है, स्टेटमेंट लिखा हुआ आया हुआ है, तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो वैलिड ओनली इन आइडियल कंडीशन। सेकंड देखो, इसी वजह से प्लीज वगैरह में जो खाना मिलता है उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा चीज़ जाती है। कहाँ पर, प्लीज वगैरह में जो खाना मिलता है फ्लाइट में, हाँ यही रीजन है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, गैसेस, बहुत सारे कारण हैं इसके, है ना। गैसेस should not go under association or dissociation। देखिए, जो भी गैस आप डिजॉल्व कर रहे हो वो डिजॉल्व होते समय ना तो एसोसिएट होनी चाहिए ना ही डिसोसिएट, क्योंकि एसोसिएट होगी तो उसके मोल्स घटेंगे, मोल से घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। डिसोसिएट होगी तो उसके मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। हाँ, आप उनको काटने तो उनको कुछ नहीं होगा, तो उनसे कह दो दूर से काटे। किसकी है स्कूटी, जाओ तरफ, रख रहे हैं, निकल जाने दो। पढ़ो जल्दी, इतना है लो, याद करो जब तक। हमें भी पीना है, जाओ ले आओ करो नेस, जब ले आओ बेटा। क्यों, तुम लोग कैसे बदनाम कर रहे हैं हमारे घर को, एक तो पढ़ाई थे ऊपर से तुम्हें पानी नहीं पीने। है उसे पानी पीना है, इसको पीना हो ले आओ, हमें भी थोड़ा सा पी लेंगे। क्यों, कैसी बातें थी, आंटी जी गुस्से में नहीं है, तो लोग बदनाम कर रहे हैं मेरे घर को। अरे पानी मांगने पे कौन डांटेगा, चले जाओ आ जाओ कि ना, वो नहीं पता मैं। ऐसा कहीं हो सकता है, उसी से वो बोल रही है। इतना बुरा कौन कोई होता है, हमारा जितना बुरा दिखा था आज के पहले, एक्सेप्शन होते हैं ना।
सोच लो जब हम इतने खतरनाक हैं तो हमारी मम्मी है, कर लो बदनाम। तुम लोग तो पैसे बदनाम कर रहे हो, हमारी मम्मी को अगर कोई बूढ़ा दिख जाए तो उसको ऐसे ही पैसे तक दे देती, इतनी दयावान है। तुम लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहती हैं कि तुम लोग बिगड़ ना जाओ। हाँ जाओ, चलिए जाना तो जाइए। हाँ पानी जाना तो जाओ, नहीं तो फिर हम लाते हैं। देखिए चलिए देखिए, गैसेस शुड नॉट गो अंडर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएट होंगी तो मोल्स घटेंगे, मोल्स घटेंगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। डिसोसिएट होंगे तो मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है जो सोल्यूशन में जाने के बाद ना तो डिसोसिएट हो रही हो ना ही एसोसिएट हो रही हो, मतलब ना तो वो टूट रही हो ना ही वो मतलब एसोसिएट, ना ही वो जुड़ रही हो एग्रीगेट हो रही हो, ना ही वो डिकम्पोज हो रही हो डिसोसिएट हो रही हो, है ना। एक लास्ट पॉइंट और है इनके लॉ का, लिमिटेशंस का। गैसेस शुड नॉट, पहला वाला इसका सीधा सा मतलब है कि गैसेस के जो जिस मोल्स में हम गैसेस को डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट में भी जाने के बाद उसी अमाउंट में रहनी चाहिए। उससे अगर अमाउंट घट रहा है या बढ़ रहा है तो हम प्रॉपर सॉल्युबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो अलग डेटा है और सोल्यूशन में जाके जो डेटा हो रहा है वो अलग हो रहा है ना। तो गैसेस अगर मोल्स अगर घटेंगे, हाँ ठीक है, अगर आपके मोल्स से अगर आपके एसोसिएट होंगे तो घटेंगे, और मोल्स के घटने से सीधे इंटरेक्शन होगा तो रिएक्शन होगी तो कुछ तो इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए ना। तो किसने कहा इंटरेक्शन होनी चाहिए? डाल्टन्स का लॉ पढ़ा है? तो गैसेस का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। जैसे N2 गैस ही है, N2 ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत होती है। तो जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं जैसे इनर्ट गैसेस है ना, या फिर करती भी हो तो नाम मात्र की करती हो। थर्ड लिखिए पॉइंट, थर्ड लिमिटेशन लिखिए इनकी, 2 हो गए। गैसेस should not undergo reaction with solvent or solution. Gases should not undergo reaction with solvent or solution. Gases should not undergo reaction with undergoing with solvent or solution. Undergo reaction with undergo reaction बस तो मोहन को पढ़ाई चालू हो गई ना, वैसे थी में बातें चालू हो गई है ना। धैर्य नाम की चीज़ें ही नहीं है। गुलसभा कर ली मन भर के बातें नहीं की।
तो आप सीखी हो वहाँ से। अजीब से कुछ बोल रही थी नहीं। हाँ, थर्ड पॉइंट एक बार फिर से। gases should not undergo reaction with सॉल्वेंट या लिक्विड भी ले सकते हो, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर देख लो। इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, वैसे इतना याद रखना है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर इस वाले में पहला, बेस्ट। पूरी लैंग्वेज याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, वैसे इतना याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं, और इसमें सिर्फ इतने याद होनी चाहिए कि रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। ना तो गैसेस जुड़े, उनका जुड़ना भी नहीं चाहिए, है ना, जैसे हम बोल दें A+A, तो जुड़ना भी नहीं चाहिए और डिसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सॉल्वेंट के साथ या सोल्यूशन के साथ उनकी रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए। याद करो जल्दी से, हिंदी लो इतना 1 सेकंड के अंदर। पानी पी लो भाई आराम से, थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे हम। हो गया याद हो गया? तो फिर यहाँ कहाँ, वहाँ। हाँ तो पेन का ही गिरा रहे, इतना 2 ग्राम को पेन भी नहीं समझ दो। हो गया याद? तो याद करने पे ध्यान दो, तुम पानी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हो गया हिंदी लो याद? हो गया याद सौम्या? नहीं हुआ? पहला तो सिंपल सा है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन के टर्म पे रिप्रेजेंट कर दो, पी गैस KH एक्स गैस। KH नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है डिफरेंट गैसेस के लिए। KH की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ख़त्म। पहली हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर हेनरी लॉ का कोई एप्लीकेशन पूछा जाता है तो 99% फर्स्ट एप्लीकेशन पूछा जाता है, 1% हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड वाला भी आ सकता है, हाई एल्टीट्यूड। तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है जो, उसको हम लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में। फर्स्ट डालिए इसमें इन डीप सी डाइविंग, इन डीप सी डाइविंग, या फिर आप लिख सकते हो कोष्टक में बाई सी डाइवर्स। सी डाइवर्स बाई सी डाइवर्स।
by sea divers. In deep sea diving by sea divers. What is the means of sea divers? गोताखोर। जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना हमारे, गोताखोर का सीधा सा मतलब है जो समुद्र के गहराई में जाते हैं। गोता का मतलब ही होता है डुबकी लगाना, है ना। जनरली डीप सी डाइवर्स उनको बोलते हैं जो समुद्र में गोता लगाते हैं या समुद्र की गहराइयों में जाके उनके रहस्य वगैरह पता करते हैं, ठीक है, बहुत अंदर तक जाते हैं। इन डीप सी डाइविंग और बाय सी डाइवर्स, सी डाइवर्स समुद्री गोताखोर का मेन फंक्शंस होता है आपका कि बहुत सारे उनके नॉर्मल काम हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो समुद्र से संबंधित डिस्कवरी करते हैं। या मान लीजिए कोई भी आपका दुर्घटना हो गई तो समुद्र की गहराइयों में जाके उसके बारे में पता करना, तो समुद्र के अंदर जाते हो वेरियस काम से जा सकते हैं। किसी रिसर्च इन पेपर के लाने आपके रिसर्च के लिए जा सकते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, एनिमल्स के शौकीन हो किसी को घुमाने के लिए जा सकते हैं। वेरियस फंक्शन हो सकते हैं। हो सकता है कोई दुर्घटना हुई हो तो किसी को ढूंढने के लिए जा रहे हो, ठीक है, कई सारे काम हो सकते हैं सी डाइवर्स। फाइनली हमें इससे मतलब है कि सी डाइवर्स समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं बहुत गहराई में। अब होगा क्या, ये हमारी अर्थ, ये अर्थ में है हमारे समुद्र, और ये है हमारे यहाँ पर हिल। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्या लगेगा, कम। ग्राउंड लेवल से हम अंदर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर क्या लगेगा, हाई, और हाई होता जाएगा। मतलब हम जितना सी के अंदर जाते जाएंगे हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस यहाँ वाटर का प्रेशर उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और प्रेशर के साथ अभी हेनरी ने एक लॉ बताया है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर हाई एल्टीट्यूड वाला भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इन डीप सी डाइविंग और बाय सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं उस पे हेनरी का प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। तो हेनरी कहते हैं आपके कोई गैस उतनी ही ज़्यादा लिक्विड में या सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगी जितना गैस पे क्या लग रहा है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण उस पर प्रेशर लग रहा है। तो अब क्या होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं वे नॉर्मली 1-2 मिनट के लिए अंदर तो जाते नहीं है, लॉन्ग टाइम सफ़र करना पड़ता है उनको, काफ़ी हो सकता है घंटे, 2 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। तो इतना तो कोई भी ब्रीथ को अपनी इतनी लॉन्ग टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकता कि इतना लॉन्ग टाइम तक 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक तो चल जाएगा, कोई बहुत प्रैक्टिस कर। तो वो क्या करते हैं फिर, ऑक्सीजन गैस के क्या लेके जाते हैं, वो सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन गैस के। ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वही गैस भरी होती है। उस गैस को बोलते हैं कंप्रेस्ड गैस। उसमें मोस्ट जो मेन गैस होती है वो हमारी कौन होती है, N2 and O2। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस फिल होती है, N2 and O2। एटमॉस्फेयर लेवल पे आप इससे खूब ऑक्सीजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर रखे कोई दिक्कत नहीं, लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इस कंडीशन पे आप जो गैस सिलेंडर है, ऑक्सीजन गैस, जितने भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होते हैं ना उसमें कंप्रेस्ड गैस ही भरी होती है। इस गैस का नाम कंप्रेस्ड गैस होता है, इसको कंप्रेस्ड गैस बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक गैस है, N2 और O2 होती है इसमें। एटमॉस्फेरिक लेवल पे या सी लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप O2 को लीजिए, O2 के लेने में कोई दिक्कत नहीं। रीजन, एटमॉस्फेरिक लेवल पे लो इसको आप, चाहे सी लेवल पे लो, ये आपकी बॉडी के अंदर जाती है, फिर आपकी बॉडी की सेल इसको क्या कर लेती है, यूज कर लेती हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग इन एनर्जी, बहुत सारी चीज़ में। तो O2 की तो कोई दिक्कत नहीं है। O2 एटमॉस्फेरिक लेवल पे हमारे ब्लड पे अब्जॉर्ब हो रही है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उसका यूज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस बिना O2 के हो ही नहीं सकता। जितनी भी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके लिए O2 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। अब 2 मिनट 3 मिनट O2 नहीं लोगे ना, आपका हर एक चीज़ धीरे धीरे करके जाम होना चल गया। तो हमारी पूरी बॉडी को जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन से डाइजेशन हो गया,
या फिर फूड मटेरियल से जो एनर्जी रिलीज होती है, जितनी भी हमारी बॉडी में अभी प्रोसेस चल रही है, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती वो आपके। चाहे न्यूरॉन ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे माइंड में, बिना O2 के नहीं हो सकता। तो ये तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, खूब ले ली हमने, समुद्र के अंदर भी हमने खूब O2 ले ली, हमारी बॉडी उसको यूज कर लेगी, इसकी टेंशन नहीं। दिक्कत इस N2 की है, जैसे ये N2 हमारी बॉडी के द्वारा यूज नहीं होती है, आप लोगे एक्सेल करके निकल जाती है, आपके बॉडी के पार्ट से निकल जाती है, ये हमारी बॉडी के द्वारा कभी यूज नहीं होती। अभी भी आप एटमॉस्फेयर से O2 थोड़ी लेते हो, आपके नाक में कोई ऐसा फिल्टर थोड़ी लगा है ये O2 अंदर चली जाए, N2 रह जाए, सब जा रहे हैं अंदर, डस्ट पार्टिकल से, या डस्ट पार्टिकल थोड़े बहुत यहाँ रुक जाते हैं, सब अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया वायरस सब। अब N2 हमारे बॉडी में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब हम ग्राउंड लेवल से अंदर चले गए। यहाँ पर कोई पर्सन है, ग्राउंड लेवल से अंदर गया, अपनी पीठ पे गैस सिलेंडर को बांधे हुए है, ये ना O2 और N2 का मिक्सचर है इसमें, कंप्रेस गैस का, इसने इसको इनहेल कर रहा है, सफर कर रहा है, घूम रहा, अच्छा सी लेवल पे खूब घूम रहा, बढ़िया। O2 गई, N2 गई, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में O2 जा रही, N2 जा रही, O2 शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होती जा रही है, मेटाबॉलिक फंक्शन भी, लेकिन N2 ब्लड में घुले जा रही है, पहले हाथ में घुल गई, फिर नाक में, पूरे बॉडी में घुल गई N2। जितना और नीचे जाओगे उतना प्रेशर और बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 और O2 दोनों बढ़ती जाएगी, और नीचे गया वो और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, O2 भी घुल रही है ब्लड में, और जितने भी फ्लूइड है हमारे शरीर में सब में N2 भी घुल रही है, लेकिन O2 मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होती जा रही, कोई दिक्कत नहीं, खत्म होती जा रही, यूज होती जा रही, खत्म होती जा रही, ठीक है ना। दिक्कत आ रही है N2, ये N2 सिर्फ घुल रही है, यूज नहीं हो रही है, घुलती जा रही, बॉडी में हर एक अंग में घुल गई। अब जैसे ये सी डाइवर्स बाहर आएगा ग्राउंड लेवल पे, प्रेशर घटेगा, जैसे ये प्रेशर घटेगा, N2 यूज तो हुई नहीं है, O2 तो यूज हो गई। अब ये N2 जो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो गई थी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, तो ये जो ब्लड में सॉल्युबल N2 थी हमारी, वो बबल्स के रूप में निकलेगी, बबल्स के रूप में निकलेगी, और इतनी तेज़ी से बबल्स के रूप में निकलेगी ऐसे, और यहाँ वेन्स में, नर्व्स में जाके इसके जो बबल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और अगर इसको निकलने के लिए जगह नहीं मिली तो फिर हो सकता है कि आपके शरीर को पूरा बैंड कर दे, अकड़न आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, हो सकता है नाक से खून आ जाए, हो सकता है एक आध मसल्स आपकी फट जाए, क्योंकि इस N2 को बाहर निकलना है। और जितनी हाई प्रेशर से जितनी ये डिजॉल्व, जितना आप नीचे जाओगे उतनी ज़्यादा ब्लड में घुल जाएगी, और जब आप ग्राउंड लेवल पे आओगे उस स्पीड से आप इसको निकलने नहीं दे रहे, ये जाके नर्व में फंस रही है, तो फिर इसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। इस डिसीज को या इस प्रॉब्लम को बोलते हैं बैंड, सिंपली बोलते हैं बैंड, या फिर बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो उस समय कुछ देर के लिए व्यक्ति बहुत हाई पेन में जाता है, उस पेन को बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत हाई पेन में जाता है। तो ये होता है मेन रीजन, N2 आपके अंदर जाता है। अब स्क्यूबा डाइवर्स की बात करते हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चली क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। O2 N2 के मिक्सचर को यूज करते थे आपके, इसको स्क्यूबा डाइवर्स भी बोलते हैं, इस मिक्सचर को स्क्यूबा बोलते हैं। अभी हम बताएंगे किस मिक्सचर को स्क्यूबा बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, बताएंगे। इसको सिंपली कंप्रेस गैस बोलते हैं। तो कंप्रेस गैस को ले जाना फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कई बार जो स्क्यूबा डाइवर्स उनकी डेथ तक हो चुकी है। डेथ कम मामले में हुई है, लेकिन बहुत हाई पेन है, उस हाई पेन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कई बार आपकी। तो इस मिक्सचर को ले जाना अवॉइड किया गया। अब इस मिक्सचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। N2 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें, क्योंकि N2 गैस डिजॉल्व होती थी। जैसे ही हम हाई प्रेशर में जा रहे हैं नीचे, जितना डाउन जा रहे हैं उतनी O2 N2 दोनों डिजॉल्व हो रही है। O2 मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो गई, N2 मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज नहीं हो रही, ओनली डिजॉल्व हो रही है इन ब्लड में। आपने अभी तक इतने साल बायो पढ़ी है, आपने कभी भी N2 का कोई फंक्शन नहीं देखा होगा अपनी बॉडी में कि N2 का ये फंक्शन होता है। आपका कोई फंक्शन नहीं है आपकी बॉडी में। एटमॉस्फेयर में जरूर इसका फंक्शन है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपका जो उर्वरक की फर्टिलाइजर कैपेसिटी होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण ही बढ़ती है आपकी। लेकिन हमारी बॉडी में अब ब्लड में डिजॉल्व हो गई, अब आप ऊपर बाहर आए तो ये जो डिजॉल्व N2 है बबल्स के रूप में बहुत तेज़ी से निकलेगी। वेन्स में, नर्व्स में ये बबल फंस जाते हैं, निकलने का इनको जगह नहीं मिलती। तो वेन्स आपकी अकड़ती हैं, मसल्स अकड़ती हैं, बॉडी अकड़ती हैं, सेल्स अकड़ती हैं,
पूरी बॉडी को ये प्रॉब्लम करती है। हो सकती है नाक से खून आने लगे, मसल्स फट जाएं काद आपकी बॉडी से, या बहुत हाई पेन होने लगे आपके हार्ट पे, क्योंकि पूरा लोड तो इसी को लेना है ना, आखिरकार हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। तो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना था उनको। O2 से दिक्कत नहीं है, दिक्कत N2 से है। सोर्स हमारे पास कंप्रेस ही है, ऑक्सीजन का प्योर सोर्स हमारे पास है नहीं है। लेबोरेटरी में कहाँ से बनाए इतनी सारी ऑक्सीजन? एटमॉस्फेयर ही हमारे पास इसका एक सोर्स है जहाँ से हम O2 के लिए बना सकते हैं, O2 के सिलेंडर फिल कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर से हमें फिर कंप्रेस प्योरीफाई किया जाएगा एटमॉस्फेरिक गैस को, लेकिन साथ में N2 तो जानी ही जानी है। तो उन्होंने कहा एक काम करें, हम इस मिक्सचर को डाइल्यूट करें, मतलब इसमें N2 के परसेंटेज को क्या करें, कम। अगर इसका परसेंटेज कम होता जाएगा तो इसका खुद का पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा सा कम होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे अमाउंट कम होता जाएगा इसकी जो सॉल्युबिलिटी भी होगी थोड़ी बहुत तो घटेगी ना, तो एक लिमिटेड पेन सह लेगा व्यक्ति, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर इस मिक्सचर को मॉडिफाइड किया गया और एक ऐसी गैस मिलाई गई इस मिक्सचर में जो जिसकी सॉल्युबिलिटी, जिसका KH बहुत हाई है, जिसका KH बहुत हाई है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत कम। एक ऐसी गैस मिक्स की गई जिसका KH बहुत हाई है, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है हमारे ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में। वो गैस कौन सी मिलाई गई थी, कौन सी गैस थी वो हमारी, हीलियम इज द गैस। तो तीसरी गैस हीलियम। अब आपसे कोई पूछ ले स्क्यूबा दिस इज द स्क्यूबा मिक्सचर, इसको हम कौन सा मिक्सचर बोलते हैं, एक्सक्यूबा मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड एक्सक्यूबा मिक्सचर। अब इसमें आपसे कोई पूछ ले कभी ऑब्जेक्टिव में कौन सी गैस मिलाई गई थी कंप्रेस्ड गैस को डाइल्यूट करने के लिए, तो आंसर कौन है, हीलियम गैस। हीलियम गैस कौन सी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डाली गई थी, बैंड्स को। बैंड्स क्या प्रॉब्लम है, जो N2 बबल्स के रूप में हमारे नर्व्स में या जो वेन्स होती है उसमें जो फंस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंड्स आपके। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम किस मिक्सचर को लेते हैं, एक्सक्यूबा मिक्सचर। आपको ये पॉइंट समझ में आया? अब इसको हमें फिर लैंग्वेज में लिखवाना है, यहाँ तक सब लिखवा दे रहे हैं हम, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसकी जगह इस मिक्सचर को यूज करते हैं। ए वाला कॉन्सेप्ट हेनरी लॉ से कनेक्ट कैसे हुआ, प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो इन डीप सी डाइविंग या फिर इन 5 सी डाइवर्स, तो बैंड्स। सी डाइवर्स, गोताखोर बोलते हैं, समुद्री गोताखोर। इनिशियली सी डाइवर्स used compress air, ब्रैकेट में लिखना, N2 plus O2। Initially sea divers used compressed air. Initially sea divers used compressed air N2 plus O2, N2 and plus O2 या N2 and O2। Initially sea divers used compressed air for breathing in deep sea, for breathing in deep sea। हेलो, नमस्ते शिवांश। हाँ आएंगे पक्का। कहाँ पर, हाँ। इनिशियली सी डाइवर्स यूज्ड कंप्रेस एयर फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी, बट the mixture causes very high pain
called bands or decompression sickness. Decompression sickness. Initially, sea divers used compressed air for breathing in deep sea, but the mixture caused very high pain called bands or decompressed sickness. Decompression sickness. लाइन 3 करके लिखिए. In deep sea, due to very high pressure, in deep sea, due to very high pressure, both N2 and O2 get dissolved in blood and other body fluids. In deep sea, due to very high pressure, both N2 and O2 get dissolved in blood in other body fluids. कॉमा लगाइए, ऐसे क्या लिखिए. When sea divers थोड़ा रुक जाओ. In deep sea, due to very high pressure, N2 and O2 get dissolved in blood, other body fluids. In other body fluids, कॉमा लगा के लिखिए. O2 gets used in various बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक, जो लिखना चाहो आप, जो आपको अच्छा लगता हो. इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, but N2 remains dissolved in blood. But N2 remains dissolved in blood. तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. पहले क्या होता था, सी डाइवर्स किस मिक्सचर को यूज करते थे? कंप्रेस एयर को, दैट इज N2 प्लस O2. और उसके कारण उनको एक बहुत हाई पेन से गुजरना पड़ता था. उस पेन का नाम क्या है? बैंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस. डीप सी में बहुत हाई प्रेशर होता है.
दोनों ही N2 और O2 हमारी किस में डिजॉल्व हो जाती है, बॉडी के ब्लड में, और दूसरे अलग फ्लूइड जैसे आप कह सकते हो मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर इन फाउंड सेल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, सेल फ्लूइड भी बोलते हैं, उसमें भी ये डिजॉल्व हो जाती है। इन डीप सी ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर बोथ N2 एंड O2 गेट डिजॉल्व इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। O2 की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो यूज हो जाएगी हमारी बॉडी के वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस में। O2 गेट्स यूज्ड इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन N2 का क्या करें, वो वैसे की वैसी ब्लड में अभी भी घुली हुई पड़ी है, बट N2 रिमेन्स डिजॉल्व इन ब्लड। फुल स्टॉप लगाइए। when C divers come on the surface, when sea divers come on the surface, this dissolve N2 escape out in very high motion, in the form of bubbles. When sea divers come की जगह लिख देना, when sea divers come out on the surface. When sea diver come out on the surface, this dissolve N2 escape out in very high motion in the form of bubbles, which restrict nerve impulsion and flow of blood various biological process, but N2 remain dissolved in blood. When sea divers come out on the surface, they dissolve N2 escaped out in very high motion in the form of bubbles, which restrict nerve impulsion and flow of blood. As a result, sea diver suffer with very high pain. As a result, sea divers suffer with very high pain, which is called vent or decomposition
decompression sickness, decompression sickness, decompression sickness। चलिए यहाँ तक समझ तो फिर आगे चलते हैं। decompression sickness, शुरुआत में हालांकि अब इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया गया है। जो हमारे सी डाइवर्स होते थे वो कौन से मिक्सचर को यूज करते थे, N2 + O2 को। इसको हम क्या बोलते थे, कंप्रेसर। इसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ता था। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, बैंड्स, या इसी को बोलते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। अब N2 और O2 जो ये डीप सी में जाते हैं तो बोथ N2 और A2 दोनों ही ब्लड में डिजॉल्व होती है, अदर बॉडी फ्लूइड्स में डिजॉल्व होती है। O2 तो हमारी बॉडी के द्वारा यूज कर ली गई तो उसके स्केप होने के कोई चांस नहीं, तो वो भी स्केप होती। क्योंकि प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की घटेगी, लेकिन O2 तो यूज हो गई। N2 क्या रहती है, ब्लड में डिजॉल्व। और जब सी डाइवर्स कम आउट ऑन द सरफेस तो अब हेनरी का लॉ लगेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जैसे जैसे वो एट सी लेवल जो वो डेप्थ में था सी के, उससे जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो जैसे ये सी डाइवर्स बाहर आता है इमीडिएटली क्या होता है, जो ब्लड में और अदर बॉडी फ्लूइड्स में आपके N2 गैस डिजॉल्व है वो निकलना चालू करती है, बबल्स के रूप में निकलना चालू करती है। और उसके द्वारा हमारी जो नर्व्स है उसके बीच में ऐसे ये बबल्स फंस जाते हैं। तो ये दो चीज़ों को स्टॉप करती है। एक तो जो नर्व इम्पल्स होती है जिसके कारण बॉडी आपका फ्लूइड होता है, आप चेक करो नर्व आपकी हर समय इम्पल्स हो रही है, इम्पल्सन होता है ना नर्व में आपके, है ना, वो भी धड़कती है दिल के साथ, वो भी ब्लड को फ्लूइड कर रही है आगे। तो एक तो नर्व इम्पल्सन को ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है, साथ में किसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, फ्लो ऑफ ब्लड। और इन दोनों के कारण उसकी बॉडी अकड़ चालू हो जाती है, उसको सफोकेशन होता है, उसको डीकम्प्रेशन इसलिए क्या कहा गया है इसको, क्योंकि अंदर गैस क्या होती है हाई प्रेशर के द्वारा कंप्रेस, और जब ऊपर आओगे तो क्या डीकम्प्रेस, फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाएगी। सिकनेस का मतलब एक बीमारी टाइप की, एक कमजोरी टाइप की, एक वीकनेस टाइप की फील करेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, बैंड्स या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस। चलिए इतना पढ़ो, 2 लाइन का और ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, इतना पढ़ो। और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो, स्पीड से पढ़ो इतना। बड़ा है लेकिन सिंपल है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। जानबूझ के बड़ा करके लिखवाया है आप लोगों को। हो गया याद? कहीं कोई दिक्कत समझ में? आपको समझ में आ रहा है आपके उसमें क्या लिखा हुआ है? एक कहानी टाइप की लिखी हुई है ना। मैं लास्ट की 2 लाइनें और लिखो फिर आगे करते हैं। लाइन चेंज करके लिखिए। टू अवॉइड such type of problem, to avoid लाइन चेंज करके, to avoid such type of problem, nowadays sea divers used diluted
diluted compressed air, diluted compressed air mixture also called एक्सक्यूबा मिक्सचर। सी डाइवर्स का दूसरा नाम होता है एक्सक्यूबा डाइवर्स, इसी मिक्सचर के कारण कहा जाता है एक्सक्यूबा मिक्सचर। ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्यूबा मिक्सचर। तो कंप्रेस एयर में क्या होता था, N2 प्लस O2 जो बैंड कॉज करती थी, दिस इज कंप्रेस एयर, दिस इज कंप्रेस एयर। अब इसको बैन कर दिया गया है, इसकी जगह ये वाली यूज होने लगी है आपकी हीलियम प्लस N2 प्लस O2। दिस इज द डाइल्यूटेड, और किससे डाइल्यूट की गई है, हीलियम से। दिस इज डाइल्यूटेड कंप्रेस एयर, दिस इज कंप्रेस एयर, दिस इज डाइल्यूटेड कंप्रेस एयर। इसी को बोलते हैं एक्यूबा मिक्सचर। इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हेनरी का फेमस एप्लीकेशन है। कंपोजिशन परसेंटेज याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। इसका होता है 11 पॉइंट समथिंग, इसका होता है 57 पॉइंट समथिंग, और इसका होता है 32 पॉइंट समथिंग। कितने हो गए हम, 99 तक पहुंच गए ना 99, 50, 30, 80, 90, 91, 97, 99, 99.7, 99.9 और 1 ये हो गया आपका 100%। तो 11.7% ये होती है, 56.2% ये होती है, और 32.1% ये होती है। ठीक है, तो ये है आपका इसका कंपोजिशन। देखो 11, 56, 32, 11, 56, 32 याद करो। इसको आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हो, ध्यान रखना इसका ज़्यादा फिर और कम, याद ही कर लो 7 तो 1 तो अच्छी बात है। एक्चुअल यही कंपोजिशन होता है 100% का, बन जाएगा। चलो याद करो फिर इसको फास्ट। एक और लिखवा दें, हाँ जी, एक और लिख लो हाई एल्टीट्यूड वाला, फिर कल से न्यूमेरिकल्स कराएंगे। कहोगे तो छोड़ देंगे, जैसा है उसी रहेगी। क्या करना है, उसी नहीं छोड़ना, जैसा पूर्वी रहेगी वैसा। हाँ पढ़ाएंगे। हो गया याद, याद हो गया, तो याद करके सुनाओ 2 मिनट के अंदर। अभी 4 एप्लीकेशन बचे हैं, 3 बचे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, बैठे बैठे तकलीफ हो रही क्या, यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे से पढ़ा रहे, डांट रहे, चिल्ला रहे, समझा रहे, हो गया याद। हाँ तो थोड़ा सा याद कर लो, हो गया जानवी याद। हाँ चलो याद कर लो। हो गया अनुज याद, बिल्कुल सिंपल सा है। हो गया नीलम याद। अदिति सुनाओ चलो। करो याद फास्ट। बाहर हो गया अनिकेत, कन्विंस हो गया। चलो हम भी तुम के संग याद कर रहे जल्दी जल्दी, लेकिन की को जल्दी याद हो, हमसे जल्दी याद हो जाए तुम्हें।
हमने यहाँ कम आउट करवाया था ना। इतना सिंपल तो है। एक और लिख लो, बस 5 मिनट में छोड़ देते हैं। डालिए नेक्स्ट पॉइंट। इन हाई एल्टीट्यूड और बाइक क्लम्बर्स, इन हाई एल्टीट्यूड और बाइक क्लम्बर्स आप लोग एक चीज़ बता रहे हैं, इसको नॉर्मल तरीके से लीजिएगा, 5 मिनट में छोड़ रहे हैं। जो ज़्यादा चोटियों पे रहते हैं, जैसे हिमालय पे रहते हैं जो व्यक्ति लोग, उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम होती है थोड़ा सा, वो उतना ज़्यादा नहीं थिंक कर पाते, उतना ज़्यादा सोच नहीं पाते, उनको जो चीज़ें भी बहुत आसानी से याद नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनोक्जिया। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एनोक्जिया। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों में या पर्सन्स में पाई जाती है जो हिमालय पे रहते हैं, जो माउंटेन्स पे रहते हैं, आपके जो ऊंचाइयों पे रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है नोक्जिया। नोक्जिया का कारण हमेशा वो अपने आप को थका थका फील करेंगे, वीकनेस उनको हमेशा लगेगी, प्लस प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर पाते, वो क्लियर थिंकिंग नहीं रहती उनको, चीज़ें याद होती हैं भूल जाते हैं, या उनका माइंड उतना ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता आसानी से, वो अपनी ही रीति रिवाज के होते हैं, है ना। वो बाहर का कुछ जल्दी ना तो वो समझेंगे ना वो एक्सेप्ट कर पाएंगे बाहर का। हामी हाँ बस 5 मिनट में छोड़ रहे हैं। इसमें उनका कुछ इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी। हम आप लोग उनको जिम्मेदार ठहराएं तो वो गलत होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनोक्जिया। आप लोगों को चेक करना हो तो आपको भी 2 मिनट के लिए एनोक्जिया करा सकते हैं। हम क्या करें, आप थोड़ा श्वास कम लें, है ना, या थोड़ी देर ना लें, फिर देखें आपका माइंड कितना वर्क करता है। आप कुछ समय अपनी रेस्पिरेशन को रेस्ट्रिक्ट करके देखिए आपका माइंड की वर्किंग प्रोसेस कैसे जाती है, रेस्ट्रिक्ट होगी आपकी, आप प्रॉपर थिंक नहीं कर पाओगे आप, ये गारंटी है। जितना आपका माइंड ठंडा है, आप लोगों ने भी कभी कभी ये महसूस किया होगा, हम गारंटी से कहते, कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी माइंड बहुत हल्का, कभी बहुत अच्छी नींद आ गई, और कभी ये रेस्ट्रिक्ट। इस सब का ब्रीथिंग, जिसको अपनी सांसों पे कंट्रोल है, उसको ना तो कभी सिर दर्द हो सकता ना कुछ। एक तेज मद्दी चलती हैं अलग अलग टेम्परेचर के आधार पे, अलग अलग कंडीशंस के आधार पे। आप लोग अगर थोड़ी देर ही अपनी रेस्पिरेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, थोड़ी ही देर में आपको ये समझ में आ जाएगा आप प्रॉपर तरीके से थिंक नहीं कर पा रहे हैं। और कोई 8-10 जो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो, उसी टॉपिक को आप फिर बोलने की कोशिश करिएगा, आप देखना आप क्लियरली उतना स्पीड से नहीं बोल पाओगे। इसमें सीधा सा रीजन है हमारे ऑक्सीजन। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन या श्वास ही वो चीज़ है जो आपके माइंड को पूरी तरीके से शांत करती है, कंट्रोल करती है, न्यूरॉन को ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। जो बॉडी हार्मोन होते हैं उनके रिलीज होने में जो मदद करती है वो ऑक्सीजन ही होती है। और ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है तो सब कुछ, आप लोग खूब तेज दौड़ते हो फिर उसका गहरी गहरी सांस लेते हो, इसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी सेल से आपने एनर्जी बहुत ज़्यादा निकाल दी, अब उनको एनर्जी वापस चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए आपके शरीर में जो पहले से फूड मटेरियल स्टोर है उसका वो डाइजेशन चाहिए, तो उस डाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड है। डाइजेशन किसके कारण होता है? रेस्पिरेशन के कारण ही होता है। तो वो बहुत तेज़ी से आपकी ऑक्सीजन, और उस समय अगर आप ना दोगे उसको ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी और थकती जाएगी, और हो सकता है कि चक्कर आ जाए भी। तो हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम आती क्यों है एनोक्जिया का? सीधा सा रीजन है, 2 चीज़ें कम होती है। एक तो O2 की क्वांटिटी भी कम है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ O2 क्या है? कम। और अगर कंसंट्रेशन उसका कम है तो प्रेशर भी कैसा होगा? आपका कम होगा।
वैसे छोटा सा इसका यूज है। इस प्रॉब्लम को हम लिख लेते हैं इनॉक्जिया को। लिखिए persons live in हाई एल्टीट्यूड का मतलब सकते हो ऊंचाई। पर्सन लिव इन हाई एल्टीट्यूड person live in high altitudes persons live in high altitude suffer with the problem of इनॉक्जिया। एक क्लम्बर को भी यही प्रॉब्लम होती है। पर्सन लिव इन हाई एल्टीट्यूड सफर विद द प्रॉब्लम ऑफ इनॉक्जिया which is causes due to low partial pressure of O2. Person live in high altitude suffer with the problem of anorexia which is caused due to low partial pressure of O2 and its low concentration in blood. Person live in high altitude suffer with the problem of anorexia which is caused due to low partial pressure of O2 and its low concentration in blood. Climbers also suffer with the same problem. छोटी हेडिंग डालिए एनॉक्जिया। It means weakness and lack of proper thinking ability. It means weakness means की जगह ये लिख लो it causes weakness and lack of proper thinking ability. ठीक है, एक एप्लीकेशन बचा है छोटा सा, कल करा दें। चलिए ठीक है, तो ये चैप्टर बेस 2 मिनट के अंदर इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन ख़त्म और फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं हम। ठीक है, लास्ट हमने करा दिया था वाई सी डाइवर्स यूज स्क्यूबा मिक्सचर फॉर ब्रीथिंग इन डीप सी इन प्लेस ऑफ कंप्रेस एयर दैट इज एंड टू एंड
O2। तो क्यों करते हैं, उसके लिए मेन जो कारण था वो डीकम्प्रेशन सिकनेस, या उसी को हम बोलते हैं बैंड्स की प्रॉब्लम थी, जिसमें नर्व इम्पल्सन और फ्लो ब्लड क्या हो जाता है, रजिस्ट हो जाता है ना। ये ध्यान रखना है आपको। हेनरी का लॉ। अब इसमें आगे के जो एप्लीकेशन लिखा रहे हैं वो कोई काम वाम के नहीं है, ऐसे ही लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, इनको हाई प्रेशर पे क्यों क्लोज किया जाता है, इसका रीज़न पता है। इसका रीज़न ये है कि उसमें CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज कर सके। CO2 गैस को किस लिए डिजोल्व किया जाता है, उसके 2 रीज़न है। एक तो पहला कि हमारा लिक्विड ख़राब ना हो, तो ये किसकी तरह वर्क करती है, एज अ प्रिजर्वेटिव। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें आप CO2 जब गैस डिजोल्व करते हो तो वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, आपकी कार्बोनिक एसिड H2C। और यही कार्बोनिक एसिड उस लिक्विड के लिए किसकी तरह वर्क करता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। तो CO2 गैस सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलाने का पहला कारण है कि वो एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करती है। दूसरा, जब CO2 बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है तो ये ठंडा होना चालू कर देती है। बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है तो सॉलिडिफाई हो जाती है। सॉलिड फॉर्म में CO2 का जो टेम्परेचर होता है अराउंड -57 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतना टेम्परेचर का आप CO2 सॉलिड फॉर्म में CO2 बिल्कुल ऐसे ही लगेगी आपको जैसे कि कोई मोम टाइप की। उसको अगर आप हाथ में रख लोगे तो 10 से 15 सेकंड में आपकी चमड़ी से चिपक जाएगी, और फिर आप अगर उसको निकालोगे तो चमड़ी को वो साथ में ले आएगी। तो इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो कंप्रेस फॉर्म में CO2 गैस जब भरी जाती है तो एक चिलिंग सेंसेशन भी है आपको। थोड़ा सा जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसमें एक चिलिंग सेंसेशन, एक हल्का सा आप लोग जब पीते हो तो एक सेंसेशन टाइप का आता है, हल्का सा चिलिंग टाइप का। तो उसको भी ये थोड़ा सा जो इंक्रीज करती है वो CO2 के कारण ही होती है। तो उस सेंसेशन को जो हमें फील होता है, झन्नाटा थोड़ा सा ठंडा सा एक जो मिलता है, उसके पीछे CO2 का हाथ है। तो ये चिलिंग सेंसेशन के लिए और प्लस प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज की जाती है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को इसमें बढ़ाना है तो कौन सा लॉ लगा दें, हेनरी का लॉ। क्या इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, इसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो थर्ड एप्लीकेशन लिखिए सीधे। थर्ड एप्लीकेशन की हेडिंग बना लीजिए छोटी सी, इनफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड। इनफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस मतलब शरबत या ड्रिंक लिख लीजिए। इनफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लिख लीजिए या बेवरेजेस लिख लीजिए। to increase the solubility of CO2 in soft drinks या cold drinks भी ले सकते हैं आप, in soft drinks soda water etc. To increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water, etc. Bottles are closed at very high pressure. आप लोगों ने कभी भी उसका ढक्कन खोल के देखा है? हाथ से नहीं खुलता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अंदर बहुत हाई प्रेशर है। जब उसका ढक्कन आप ओपनर की सहायता से खोलते हो तो फटाक आवाज़ आती है ना। तो एक रीज़न उसके अंदर का हाई प्रेशर है आपका, है ना। तो बोटल्स जो होती हैं उनको बहुत हाई प्रेशर पे क्लोज किया जाता है। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है। इन्फॉर्मेशन आपने टेम्परेचर के साथ रिलेशन दिखाया था सॉल्युबिलिटी का, ये आया कहाँ से? टेम्परेचर तो नॉर्मल है ना बेटा, उसको ऐसे देखो। आप चेक बताइए कि गैसेस हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी गैस डिजोल्व है, CO2 गैस डिजोल्व है इसमें, ठीक है। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो CO2 गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
बढ़ेगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सॉलिड की इंक्रीज होती है लेकिन गैसेस की क्या होती है, डिक्रीज होती है। जनरली आप देख सकते हो ना कि जैसे ही आप, चलो हम आपको बता दें, ये वेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, समर में कि आपके जो विंटर्स होते हैं। इसका रीजन क्या है, वाटर के पार्टिकल किस फॉर्म में जा रहे हैं, गैसियस फॉर्म में। जब वाटर के पार्टिकल तक गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं तो जो गैस है वो तो निकल ही आएगी ना, है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे, गैसेस के लिए टेम्परेचर उल्टा इफेक्ट डालता है, सॉलिड के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ना? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर जो नदियाँ हैं, सी हैं, रिवर्स हैं, लेक है, पॉन्ड है, आपका वेल हैं। जनरली हम बात करें रिवर्स में और सी में, हम जो देखें जो एक्वाटिक स्पीसीज है, लाइक फिशेस हो गई। आप देखोगे हमारे यहाँ पर वो फिशेस नहीं पाई जाती हैं जो दूसरे आपके हम कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी एक्वाटिक स्पीसीज होती है, एक से एक। हमारे यहाँ पर वो एक्वाटिक स्पीसीज नहीं पाई जाती, और पाई भी जाती तो वो उतनी ज़्यादा देखने में सुंदर नहीं होती, अलग ही तरीके की होती है, डल टाइप की दिखती हैं। लेकिन जो बाहर जो बड़े बड़े सागर महासागर हैं वहाँ पर आप एक्वाटिक स्पीसीज देखो, बहुत लार्ज होती हैं, बहुत हाई अमाउंट में होती है, और उनका लुक भी बहुत अलग होता है वो देखने में भी। तो हमारे यहाँ पर कई प्रकार की एक्वाटिक स्पीसीज नहीं पाई जाती, जलीय जंतु नहीं पाए जाते हमारे देश में। विदेशों से लाके डाले गए हैं सागर में हमारे यहाँ पर इस साइड की, इनकी स्पीसीज बढ़ जाए, लेकिन वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डेथ हो जाते हैं उनकी। ऐसा क्यों है, वहाँ की एक्वाटिक स्पीसीज इतनी अच्छी क्यों है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? तो इसका एक रीज़न है, जिस प्रकार हमें जीवन के लिए O2 चाहिए, इस प्रकार एक्वाटिक स्पीसीज भी रेस्पिरेशन के लिए क्या लेते हैं, O2 को ही लेते हैं। लेकिन हमारे पास लंग्स हैं, तो सीधे हमारे लंग्स, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम सीधे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं। उनके पास लंग्स नहीं है। अलग अलग एक्वाटिक स्पीसीज के अलग अलग ब्रीथिंग सिस्टम होते हैं आपके, लेकिन उनको भगवान ने ताकत दी है कि वो जल में घुली हुई, जो जल में O2 घुली हुई है, ऑक्सीजन जो वाटर में डिजोल्व है, उससे वो ब्रीथ कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल में घुली हुई O2 से भी ब्रीथ कर लेते हैं, और बाहर में भी, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, आपका फ्रॉग हो गया, है ना, हाँ, ये डॉल्फिन हो गया। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो जल के अंदर बाहर दोनों तरफ रेस्पिरेशन कर लेते हैं। तो ये स्पीसीज हमारे देश में पाई जाती हैं। लेकिन जो ऐसी स्पीसीज जो नहीं कर पाती, जो इसके बिना सर्वाइव नहीं होती, हमारे देश में अच्छी नहीं पाई जाती। अब कोल्ड कंट्रीज में इतनी ज़्यादा अच्छी एक्वाटिक स्पीसीज इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ वाटर में हाई अमाउंट ऑफ क्या है आपकी, O2 है। वहाँ के पानी आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, ज़्यादा नीला दिखेगा, ज़्यादा सा। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन घुली होगी वाटर में, वो उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा आपका, उतना ज़्यादा नीला दिखेगा आपको। ऑक्सीजन किस कलर की गैस है, लाइटेस्ट ब्लू। और ऑक्सीजन को आप कलेक्ट कर लोगे, लिक्विफाइड कर लोगे, तो आपको लाइट ब्लू कलर की गैस दिखेगी, लाइटेस्ट ब्लू कलर की गैस है आपकी ये। तो अब विंटर में क्या है, टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर ज़्यादातर आपका कोल्ड सेशन रहता है, विंटर्स रहते हैं आपके 12 में से 8 माह, 9 माह, 10 माह, और बचे हुए भी 1-2 माह हैं, वहाँ फिर उतनी गर्मी नहीं होती। तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, O2 की। और यही O2 एक्वाटिक स्पीसीज को मोर कंफर्टेबल करती हैं सर्वाइव करने के लिए। तो कोल्ड वाटर में एक्वाटिक स्पीसीज ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा अच्छे से ब्रीड कर सकती हैं, ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं, उनका रहन सहन जो भी है बहुत अच्छा है। जबकि वार्म वाटर में इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो वो उतने ज़्यादा ब्रीड नहीं कर पाती हैं, उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और एक हम कह सकते हैं संघर्ष करते हुए जीती हैं, तो उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है। हमारे यहाँ पर जो एक्वाटिक स्पीसीज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एक लिमिट, एक पर्टिकुलर एज ऑफ ग्रुप के बाद वो डेथ हो जाए। लेकिन जो बाहर की एक्वाटिक स्पीसीज है वो बहुत लंबी लाइफ लेके जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो लिखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। Aquatic species are more comfortable in cold water as compared to hot water.
as compared to hot water. As in cold water, as in cold water, as in cold water, as in cold water, due to low temperature, as in cold water due to low temperature, solubility of O2, solubility of O2, solubility of O2, solubility of O2 is more, solubility of O2 is more. हाँ एक्वाटिसिस आर मोर कंफर्टेबल. हाँ एक मिनट हमें देख लें तो पहले में फिर आप लोग के कुछ. हाँ बोलिए. ए ड्यू टू. ओके ओके ओके. और कोई. अब हम तुम लोग को पढ़ा दें, कुछ दिन ध्यान में जाएंगे हम. हमारी जो मेमोरी छीन हो गई उसको फिर से रिकवर करेंगे. कहाँ बेटा. हमें रिकवरी चाहिए, एक हाई रिकवरी चाहिए. तो 15 दिन 20 दिन का हम रेस्ट टाइम लेंगे, 1-1 घंटे ध्यान करेंगे. अरे ध्यान से बहुत पावर रहती है. हम कर लेते हैं 15-20 मिनट तो ध्यान रोज ही करते हैं. क्या होता है, बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, देखते नहीं है इतना. Aquatic species are more comfortable in cold water as compared to hot water. As in cold water due to low temperature, solubility of O2 is more. लास्ट के 2 एप्लीकेशन आपके